कार्टून दिखा के खाना खिलाना मेरे ख्याल से वर्स्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने क्या खाया, तो हमारी बॉडी ने अप्रोप्रिएटली उसको डाइजेस्ट नहीं किया। सब 2 बेसिक टिप्स। रूल्स बना दें, जो बच्चों को पसंद है हमेशा उनकी ना माने। स्लिप डिस्क या साइटिका हो जाता है तो क्या सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन है उसके लिए? सियाटिका को आज तक भी लोग एक हवा मानते हैं। खटाई खाने से एकदम से दर्द बढ़ गया या दही खा लिया था तो दर्द बढ़ गया। जब भी बॉडी किसी भी तरीके की इंजरी से हील होती है, आप खट्टा अवॉइड करें। बॉडी में पेन कहाँ से और क्यों स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग में तो सब अच्छा रहता है। सर, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पेन कई बार क्या होता है कि बहुत अलग अलग तरीके के पेन है। हम बहुत लेवल पे डिस्क्रिप्टिव अगर देंगे कि किस तरीके के पेन या कौन कौन से स्ट्रक्चर से पेन आ सकता है, उसको हम समझे अगर, तो भाई मांसपेशियों का दर्द अलग होता है, जोड़ों का दर्द अलग होता है, न्यूरल पेन अलग होता है, बहुत अलग अलग तरीके के पेन है। पर मेजॉरिटी सभी तरीके के पेन कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। हम अलग अलग वर्ड्स और हम मैकेनिकल लेवल पे अगर बात करें तो मैकेनिकल तरीके से कहीं पे भी अगर कोई मिसअलाइनमेंट है, चाहे वो फेशियल लेवल पे हो, चाहे वो जॉइंट लेवल, कहीं पे भी अगर कोई मिसअलाइनमेंट चालू होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी उसके लिए कॉम्पनसेट करना चालू होती है। मैं सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हम चल रहे हैं, चलते चलते हमारा पाँव मुड़ गया, हल्की सी लचक आने की वजह से वहाँ पर हमारी बॉडी ने एडजस्ट करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद हमने हाथ से मसला या कुछ किया और हम नॉर्मल हो। या सीढ़ी चढ़ते हुए थोड़ा सा कमर में एक झटका लगा, उसके बाद थोड़ा बहुत हमने अपने आप को सेटल किया और उसके बाद तो नॉर्मल हो। तो सिमिलरली इस तरीके के छोटे छोटे ट्रॉमास जो है वो मिसअलाइनमेंट क्रिएट करते हैं, पर हमारी बॉडी इतनी मिस्टीरियस है और इतनी मैजिकल है कि ऊपर वाले ने इतना परफेक्ट सिस्टम बनाया है कि अपन धीरे से बाकी जो ऊपर के जॉइंट्स या बाकी मसल्स हैं वो कॉम्पनसेट करके मैनेज करना स्टार्ट कर दी। तो हर एक बंदे की अपनी एक कैपेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट्स है। जब तक वो कैपेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट, मैं उसको बोलता हूँ कि हमारे पास में कॉम्पनसेशन का एक थैला है। वो थैला जो है जब तक भर रहा है तब तक हमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, पर जैसे ही वो थैला भर के आउटफ्लो होने लगता है तब हमें सारी चीज़ें दिखने लगती हैं या समझ आने लगती है। तब हमें लगता है कि हमें पेन स्टार्ट हो गया या तकलीफ स्टार्ट हो। तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इट इज़ नॉट दैट पॉइंट जब वो स्टार्ट होगा। सो ये हमारे लिए समझना ज़रूर। सर, फिजियोथेरेपी को थोड़ा इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कीजिए सर, क्या है? सर, फिजियोथेरेपी ईजी वे में अगर हम समझें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल मेडिसिन, जिसमें हम मैनुअली कुछ इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के थ्रू हम पेशेंट को एंड डेफिनेटली कन्विंसिंग काउंसलिंग, ताकि चीज़ें मेंटल लेवल पे भी स्टेबल रहें, और मोटिवेशंस के साथ में हम मैनुअल मेडिसिन के थ्रू पेशेंट को उसके पेन और उसकी तकलीफ़ों से दूर लाने की कोशिश करते हैं, उससे बाहर अपनी नॉर्मल लाइफ को किस तरीके से वापस से स्टार्ट कर सकते हैं उसके नियम डाल। बैक पेन में जो पट्टा लगाते हैं गले में, या बैक पेन के लिए जो वो पट्टे होते हैं या नी कैप्स वगैरह होती हैं, इनका क्या रोल होता है? सर, डेफिनेटली ये सपोर्टिव लेवल पे इम्पॉर्टेंट होते हैं। पर फिर से वही चीज़ है कि हमें टेलर टेबल पे ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि उसकी नीड है या नहीं और कब तक रहेंगी। कई बार ऐसा होता है सर, 20 साल पहले कमर दर्द हुआ था, कमर दर्द ठीक हो गया, सारी चीज़ें नॉर्मल है, पर अभी वो कमर का पट्टा लगा के घूम रहे हैं पेशेंट। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियों का काम है, हमें हमारी मसल्स जो है वो ही एक्टिवली बाकी सारे काम करने की एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, मतलब पावर वहीं से आ रही है। मसल्स ही मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है, मसल्स ही स्टेबिलिटी प्रोड्यूस कर रही है। तो जब स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करने का काम हमारी मांसपेशियों का है, किसी इंजरी की वजह से वो मांसपेशियों ने थोड़े टाइम के लिए अपना काम करना छोड़ दिया या भूल गए या कमज़ोर हो गई, तो वापस से जब वो रिस्टोर हो गई तो उनको अपना काम करने देना चाहिए। नहीं देंगे अगर हम एक्सटर्नल सपोर्ट पे ही रहेंगे। जब प्रॉब्लम है तब तक तो हमने एक्सटर्नल सपोर्ट दिया, तब उस समय पे वो ज़रूरी है, पर जब प्रॉब्लम कम हो गई तो हम धीरे से वापस से अपने मसल का फंक्शन उस लेवल पे इम्प्रूव करें कि हमें एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत ना लगे। अदरवाइज ये होगा, वो आजकल पोस्चरल सपोर्ट बहुत आ गया है सर, है ना, पोस्चरल करेक्टर, राइट। तो मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ के फेवर में नहीं रहता हूँ सर, क्योंकि जो काम हमारी मांसपेशियों का है उस पोस्चर को मेंटेन रखने का,
तो अगर हम पॉस्चरल करेक्टर की हेल्प से करेंगे तो जब उसकी डिपेंडेंसी में छोड़ूंगा तब मेरी पॉस्चर और ख़राब हो चुकी है, बिकॉज मेरी मसल्स को लग रहा है ठीक है एक पकड़ने वाला है ना ऊपर बाहर है तो उसके सहारे चल रहा है। तो हर चीज़ भगवान भरोसे नहीं चल सकती, एज ऑर्थोपेटिक्स सहारे नहीं चल सकती। जितना जल्दी हो अपने आप को मेंटेन करके वापस से मसल फंक्शन और अपना फिजिकल लेवल पे अपने आप को रिगेन करना है मूवमेंट को और उसकी डिपेंडेंसी कम कर देनी चाहिए। हाँ सर, सिकाई के लिए आइस बैग और हॉट वाटर बैग 2 चीज़ें होती हैं, बट कन्फ्यूजन होता है किस टाइम किसका यूज़ किया जाना चाहिए। डेफिनेटली सर, उसके बहुत अलग अलग नॉर्म्स हैं। कई जगह एक सिंपल लेवल पे अगर हम इसको समझें कि कब आइस लगाना है कब सिकाई करनी है, तो मैं ये बोलूँगा जब भी एक्यूट इंजरीज है जहाँ पर एकदम से पाँव मोड़ा सूजन आई तकलीफ है वहाँ पर हम आइस मतलब ओपन वूंड बहुत ज़्यादा आइस से प्रकार ताकि इवन ओपन वूंड्स में भी आसपास हम करते हैं तो वहाँ पर जो वेसल्स हैं वो थोड़ी सी सुखेंगी तो ब्लड लॉस जो है वो भी दिखेगी। तो इमीडिएट एक्यूट पेन में ज़्यादातर आइसिंग जो है वो प्रेफरेबल होती है। और जितनी भी क्रॉनिक पेन्स है या स्पाइन के आसपास के पेन्स है, मसल पे स्पाज़म है कि झटका लग गया है कुछ हो गया उसकी वजह से दर्द हो रहा है, उसमें हमें गर्म सिकाई जो है जो कि वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ाए रिलैक्सेशन दे उसके लिए हमें गर्म स्पेन। स्पैज़म क्या होता है? मांसपेशियों में जकड़न किसी वजह से तो उसकी वजह उसके लिए गर्म सिकाई बैठेंगी। सर आजकल मैट्रेसेस और पिलो लाखों रुपए के आ रहे हैं और इतनी बढ़िया मार्केटिंग होती है, तो राइट पोस्चर के लिए किस तरीके का गद्दा और तकिया होना चाहिए? सर इजी लैंग्वेज में जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो ये है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या स्प्रिंग मैट्रेसेस जो आते हैं या फिर इस तरीके का गद्दा जो कि आप हाथ रखें या बैठे और पूरा धंस जाए अंदर, उस तरीके के मैट्रेसेस बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए कि आपकी बॉडी को ऑप्टिमल सपोर्ट ही नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ज़मीन पे सो जाना चाहिए, कड़क होना चाहिए, तो उतना भी कड़क नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी कॉन्टूर्स जो है उसको एक ऑप्टिमल सपोर्ट भी ज़रूरी है। तो एक फर्म मैट्रेस चाहे वो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस हो ठीक है उस हिसाब से, अदरवाइज मैं सिंपलिस्टिकली प्रेफर करता हूँ सर 1.5 से 2 इंच का जो हमारे पुराने ज़माने में रुई की गादी बोलते थे वो ऑप्टिमम सपोर्ट भी देती है, आपको कोई डिस्कम्फर्ट भी नहीं देती और अच्छे तरीके से मैनेज भी हो जाती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, हर एक की अफोर्डेबिलिटी के अंदर भी है। बस उसमें ध्यान ये रखना है कि उसको हर साल उसको खुलवा के वापस से भिजवा के नया यूज़ करें क्योंकि बहुत टाइम के बाद में उसमें उठलियाँ पड़ जाती हैं, उसमें रुई इधर उधर शिफ्ट हो जाती है, उस वजह से तकलीफ हो सकती है। तो वो एक फॉर्म रहेगा, प्रॉपर रहेगा और उसको हम वापस से रिक्रिएट करते रहेंगे तो वो सिस्टमेटिक रहेगा, वो बेस्ट है। सिमिलरली पिलो का है, पिलो में भी बहुत बड़ी मिथ है कि कब यूज़ करना चाहिए सर्वाइकल पिलो और रेक्रॉन वाला की कैसा वाला। सिमिलरली उसमें भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पिलो जो रेक्रॉन वाले जो होते हैं कि आप सिर रखा और पूरा नीचे तक पहुँच रहे वो नहीं यूज़ करने चाहिए। बहुत ऊंचा या बहुत फ्लैट पिलो में सिंपल ऐसा ऐसा कि अगर आप ज़्यादातर सीधे सो तो आप कम हाइट का पिलो भी ले रहे हैं तो आप एक हल्का सा रोल अपने नेक को सपोर्ट करने के लिए रखें ना, कम हाइट का पिलो आपके लिए कंफर्टेबल है तो आप पीटे से। पर अगर आप करवट पे ज़्यादा टाइम्स होता है तो आपको एक ऑप्टिमम हाइट का जो कि आपके कंधे और गर्दन के बीच के गैप को अच्छे तरीके से फिल कर पाए ताकि आपका हेड सपोर्टेड रहे जब आप करवट पे सो रहे हैं, वो ज़रूरी है। उसमें आप बिल्कुल फ्लैट लेंगे आपका सर एक तरफ जाएगा, नेक्स्ट मॉर्निंग आपको लगेगा कि आपको दूसरा कुछ तकलीफ है। तो उसमें भी कॉटन पिलो सिंपल जिसको आप बीच बीच में रिन्यू करते रहे, दैट इज़ अ बेटर। शूज़ भी काफ़ी महंगे आते हैं, तो जो उसका सोल रहता है या सिलेक्शन ऑफ शूज़ में क्या चीज़ें यहाँ पे रखना चाहिए? सर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू आंसर क्वेश्चन भी है। उसका रीज़न ये है कि फुट टाइप के अकॉर्डिंग शू टाइप का सिलेक्शन रहता। 2 तरीके से हम शू सिलेक्ट कर सकते हैं, एक आपका फुट टाइप कैसा है उसके अकॉर्डिंग, किसी का सीधा है, किसी का आगे से चौड़ा है, किसी का पीछे से चौड़ा है, किसी का फैला हुआ है, किसी का प्रोग्रेटेड है। तो शू टाइप के अकॉर्डिंग शू सिलेक्शन होना चाहिए। तो किस तरीके से फुट है वो शूज़ लें। एक दूसरा
कहीं किसी तरीके की बॉडी में इंजरी है या पॉस्चरल फॉल्ट है, उसकी वजह से भी शू सिलेक्शन या शू में कोई चीज़ हमें ऐड करनी है, उसका डिफ्रेंशिएशन आता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो है वो आता है कि अगर हमारी नीड क्या है उस शू के साथ ना, जैसे आजकल बहुत आ गया, रनिंग शू अलग है, वॉकिंग शू अलग है, जिम शू अलग है। तो यस, तो आपकी नीड कैसी है उसके अकॉर्डिंग शू का सिलेक्शन, तो इट इज़ ऑलवेज अ वेरी बिग टॉपिक ऑफ डिस्कशन। पर कॉमन लेवल पे अगर हम देखें कि मॉर्निंग टू इवनिंग किस तरीके का शू हम कैरी करें, उसके लिए एक सिंपल रूल अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि हमारे शू जो है वो एक ऑप्टिमम फिटिंग शू होना चाहिए, कभी भी शूज़ टाइट नहीं होना चाहिए। कई बार टाइट शू में कॉम्प्रोमाइज लेवल पे चलता रहता है, उससे हमारे टोज हर्ट होते हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे ऊपर चालू हो जाते हैं। कभी भी टाइट नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा ढीला नहीं होना चाहिए। देट शुड बी अ प्रॉपर ऑप्टिमम फिटिंग शूज़। वन सेकेंड इज उसका टो बॉक्स हमेशा वाइड होना चाहिए। आगे से बहुत नैरो शूज़ लंबे समय तक पहनेंगे तो तकलीफें आ सकती, तो एक ऑप्टिमल वाइड शू होना चाहिए। तीसरा, उसका सोल जो है वो क्वाइट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वेरी हाई हील शूज़ जितने भी आते हैं सर, वो बहुत ज़्यादा टफ सोल के होते हैं 90%, तो वो हमारे फुट के लिए बहुत अच्छे नहीं है या हमारे लिए अच्छे नहीं है हेल्थ वाइज। तो एक अच्छा कुशन शू, कंफर्टेबल, फ्लैट हो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा हील्ड ना हो, और जो उसका सोल है वो वेल फ्लेक्सिबल हो, आगे से टो बॉक्स जो है वो वाइड हो, कंफर्टेबली फिटिंग शूज़। दिस इज ऑप्टिमल। सर आईटी प्रोफेशन वाले लोगों को मिनिमम 6 to 8 आवर्स स्क्रीन पे होना होता है, तो एक राइट पोस्चर, करेक्ट पोस्चर क्या होना चाहिए? आजकल बहुत चल रहा है इस एंगल पे होना चाहिए, नेक में इतना वेट होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। राइट, सिंपल सर वो नेक में इतना वेट होता है वो डेफिनेटली बिकॉज आप किस एंगल पे अपने नेक को रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे नेक के जॉइंट्स पे कितना लोड आ रहा है वो डेफिनेटली रेलेवेंट है। उस वजह से ही बहुत सारे नेक की प्रॉब्लम्स आते हैं। बट किस पॉस्चर में 8 घंटे बैठना चाहिए, कोई ऐसा पॉस्चर नहीं है जिसमें 8 घंटे हम इस टाइम पे इस इरा में मुझे नहीं लगता कि 8 घंटे स्टैटिक एक पोजीशन में बैठ सकते हैं सर। अगेन इट्स अ मिथ, जो गूगल पे हमें इमेजेस मिलती हैं या लिटरेचर में हमें इमेजेस मिलती हैं कि हेड की पोजीशन इतना होनी चाहिए, रिस्ट की इतने एंगल पे होना चाहिए, नी इतने एंगल पे होना चाहिए, आई लेवल ऐसा होना चाहिए, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखें तो हर एक पर्सन का डायमेंशन अलग अलग है, हाइट, हेल्थ, सब बॉडी वेट सब अलग अलग है, तो उस हर एक के लिए टेलर्ड टेस्ट होना अपने आप में पॉसिबल ही नहीं है, इज इम्प्रैक्टिकल। फिर नॉर्मल जो एडजस्टमेंट्स हम बुक रख के या उसमें रख के करते हैं वो भी हर एक के लिए उतना परफेक्ट पॉसिबल होता नहीं है सर। तो दैट इज़ अगेन अ बिग मिथ। 2 चीज़ें मैं बोलता हूँ हमेशा इसके लिए, अगर आपकी लॉन्ग सिटिंग है तो उस सिटिंग को, क्योंकि हमारी वर्क नीड जो है उसको तो हमें फुलफिल करना ही है, काम करना छोड़ देंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो काम करना ही है। उसके लिए हम अपने आप को उस चीज़ के लिए उतना अच्छे तरीके से कंडीशन करें, प्रॉपरली मैनेज करें कि हम उस सिटिंग के लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड रहे, हमें तकलीफ ना दे, हमारी जॉइंट रेंजेस अच्छे रहे, हमारे कोर अच्छे रहे, हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी, तो हम स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, तो अपने आप हम उस पोजीशन को लंबे समय तक मेंटेन कर पाएंगे। एक दूसरा, कुछ सिंपल सी टिप्स जो कि कॉमनली गलतियाँ होती हैं, हम उतना भी ख्याल रखेंगे अपने बैठने के टाइम पे तो बेटर रहेगा। जैसे कि कोशिश करें जब भी हम बैठ रहे हैं, तो जैसे अभी एक तरफ अगर आप ज़्यादा लीन होके बैठ रहे हैं तो तकलीफ आएगी, तो 2-3 सिंपल चीज़ें। एक तो जब भी आप बैठें तो आप दोनों पाँव पे सोल्स टेके हुए हों, ये ध्यान रखें, दोनों सोल्स पे बराबर वजन हो, ये ख्याल रखें, रेडी पोजीशन। दूसरा, कोशिश करें कि फीट के साथ साथ में आपके दोनों बटक्स पे इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, वो हम ख्याल रखें। तीसरा, अगर आपको बैक रेस्ट ज़्यादा टाइम बैठना है तो बैक रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप कोशिश करें कि आप पीछे लीन करने की जगह बहुत ज़्यादा नीचे करेंगे, थोड़ा सा बैक रेस्ट को अपनी तरफ कीजिए ताकि आपको एक ऑप्टिमल पोजीशन में बैठ पाए। हाँ, एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि आपका हिप लेवल जो है वो आपके नी लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो अपने आप ये पोजीशन इतना भी आप ख्याल रखेंगे तो आपकी स्पाइन अपने आप इरेक्ट रहेगी और आपको एनर्जेटिक भी लगेगा, आपकी सिटिंग टाइम अपने आप बढ़ जाएगा।
एंड डेफिनेटली जो हर कोई बोलता है बीच बीच में ब्रेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक कांस्टेंट पॉस्चर लंबे समय तक के लिए अगर हम मेंटेन करेंगे वो हमें कहीं ना कहीं तकलीफ देगा ही कि एक ही पोजिशन में मसल्स स्ट्रक रहेगी, दूसरी मसल्स एक्टिव नहीं रहेगी। सो मोशन इज लोशन, सो बीच बीच में थोड़ा सा रुकते रहें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, इंटरमिटेंट। सर फिट रहने के लिए क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सर ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है अभी के टाइम पे कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मसल लॉस हो रहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, ये ठीक है, ज़रूरी है स्ट्रेंथ होना बहुत आप में, लेकिन मैं सिंपल लेवल पे अगर समझाऊँ या नॉर्मली जो मैं पेशेंट से बात करता हूँ कि हम अपनी कंडीशनिंग, बॉडी कंडीशनिंग को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत तरीके की होती है, पर 3 मेजर पार्ट्स में अगर डिवाइड करें, इट इज़ एंड्योरेंस ट्रेनिंग, मतलब कार्डियो जिसको हम भाषा में बोलते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड साथ में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है, स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है और हमारी कार्डियक कैपेसिटी कितनी अच्छी है, वो तीनों का एक कॉम्बिनेशन हमें फिट रहने में या वेलनेस की तरफ लेके जाए। अगर हम केवल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, स्ट्रेंथ अच्छी है पर मसल में मूवमेंट ही नहीं है जॉइंट का उतना अचीव करने के लिए। तो अगर हम केवल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमारे पास में हमारा बैक को स्क्रैच करने के लिए रेंज नहीं हो, तो फिर ऐसी स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? टाइट स्ट्रक्चर होने की वजह से फिर इंजरीज होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ते हैं। सिमिलरली एंड्योरेंस होना इंपॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ को कर पाएँ। हमारे पास स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, पर हमारे पास में लगातार उस चीज़ को करने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हमने उस चीज़ को उस तरीके से उतना रेपिटेशन के साथ में ट्रेन नहीं किए, तो भी प्रॉब्लम। तो आई बिलीव केवल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड्योरेंस या डेफिनेटली कार्डियक कैपेसिटी या कार्डियो ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, जिस पे ये तीनों ही पॉइंट्स पे हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए, और कोई भी एक पे से होगा तो डेफिनेटली हमें कहीं ना नहीं करना। सर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या योगा की तरफ जाना पड़ेगा या स्विमिंग को चूज़ करना पड़ेगा, या ये तीनों चीज़ें हैं सिंगल विंडो जिम में जाके किया जा सकता है ये सब? सर जो भी मैंने बोला था कि तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, इट शुड बी सिलेक्टेड ऑन इंडिविजुअल नीड बेसिस। तो आप पहले अपने आप को चेक कराएं या खुद से अपनी कैपेसिटीज़ को समझें कि क्या नीडेड है। हर एक को हर एक चीज़ की नीड कई बार नहीं भी होती, या एक किसी पर्टिकुलर चीज़ की नीड ज़्यादा होती है। जैसे आपके पास स्ट्रेंथ है बट फ्लेक्सिबिलिटी में लैक कर रहे हैं, तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग की प्रायोरिटी है, तो हम उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो उसके लिए डेफिनेटली आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, योगिक पॉस्चर्स, इस तरीके की एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर सकते हैं। हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए तो हम बॉडी वेट ट्रेनिंग, या हम डेफिनेटली फ्री वेट्स जिम में हम लिफ्ट करते हैं, या फिर आजकल जो पुराना हमारे पहलवान वाला जो स्टेटस होता था कि हम मुसल चला रहे हैं या वो चला रहे हैं, उस तरीके से आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी कार्डियो ट्रेनिंग है उसके लिए आप स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ पर एंगेज हो सकते। तो देयर शुड बी ऑलवेज ऑल दी पॉइंट्स शुड बी मैनेज्ड इन अ गुड बैलेंस, बट उसका प्रपोर्शन जो है वो हमेशा इंडिविजुअल बेस रहेगा। जिसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है तो इन ट्रेनिंग की कॉम्बिनेशन में स्ट्रेंथ का प्रपोर्शन उनके लिए ज़्यादा रहेगा, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है उस पर। एंड डेफिनेटली इंडिविजुअल नीड के साथ साथ में इट विल बी मोर उनकी पर्सनल नीड्स या टारगेट्स, है ना। जैसे एक मैराथनर है तो डेफिनेटली उसको एंड्योरेंस ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो हमें बाकी चीज़ों का एक अच्छा प्रपोर्शन मेंटेन रखना है, पर डेफिनेटली उनका जो ऑक्यूपेशनल नीड है या उनकी जो डिज़ायर है उनके अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग का प्रपोर्शन जो है वो चाहिए। सर घर पे जैसे मम्मी लोगों से सुनने में आता है कमर में लचक आ गई या गर्दन में लचक आ गई, मेडिकली ये क्या होता है? सर लचक आना अपने आप में बहुत सारी चीज़ें दर्शाता है। आप सो के उठे और सुबह आपकी गर्दन अकड़ रही है तो हमें लगता है अच्छा सोने में आ गया इस वजह से हुआ, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप
उस चीज़ में होते हैं कि पिलो गलत ले लिया इस वजह से हो गया, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी नहीं कि वो पिलो गलत होने की वजह से या गलत तरीके से सोने की वजह से पाए। या हमारी बॉडी में जो मैंने पहले बताया कि वो कॉम्पनसेशन वाला जो घोड़ा है वो बढ़ता जाता है। सो जब अच्छे तरीके से हमने कॉम्पनसेट किया हुआ है तब तक हमारी बॉडी प्रॉपरली चलती है। और जब भी कोई एक ऐसा इवेंट हुआ जब हमारी बॉडी ने कॉम्पनसेशन फेल कर या उस तरीके से उसको अडॉप्ट नहीं कर पाई उस पर्टिकुलर इंजरी को या उस पर्टिकुलर पॉस्चर को, तब हमें वो पेन फील होना चालू होता है या तकलीफ आना चालू। तो सिमिलरली वो जो लचक आना है वो समवेयर रिलेटेड टू अ स्मॉल ट्रिवियल ट्रॉमा जिसको बॉडी कॉम्पनसेट नहीं कर पाई और तकलीफ है। तो पहले से चीज़ों को बैलेंस करना है बहुत। सेम एक नस पे नस चढ़ना, ये क्या होता है? सिर्फ नस पे नस चढ़ना आम भाषा में जो बैठे आना या नस पे नस चढ़ना बोलते हैं, दैट इज मसल क्रैम्पिंग, इट इज मोर रिलेटेड टू मसल। उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। रीजन कुड बी बिकॉज ऑफ मसल टाइटनेस, रीजन कुड बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हाइड्रेशन, बट अच्छे तरीके से आपके पास हाइड्रेशन नहीं है तो भी आपको नस चढ़ने की प्रॉब्लम आ सकती है। कुड बी बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन न्यूट्रिशंस, तो अगर कहीं मेटाबॉलिक लेवल पे इम्बैलेंसेस है या एक सही मिनरल आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी इम्बैलेंस की वजह से भी नस चढ़ने की, जैसे मैग्नीशियम है या पोटेशियम है, सोडियम है, उसमें इम्बैलेंस होने की वजह से भी नस चढ़ने की तकलीफ ज़्यादा होती है। सिमिलरली कहीं पे भी अगर न्यूरल कंप्रेशन है तो नर्व रिलेटेड क्रैम्पिंग भी होती है। तो हमें ये एड्रेस करना ज़रूरी है कि जिस वजह से नर्व मसल में क्रैम्पिंग हो रही है उस क्रैम्पिंग का इलाज उस चीज़ को डिलीवर करने से होगा। कि अगर लैक ऑफ हाइड्रेशन है तो हम पानी पीने का ध्यान रखेंगे तो अपने आप नस चढ़ने की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम मिनरल में गड़बड़ है तो हम इलेक्ट्रॉल पाउडर या इस तरीके से नींबू पानी में थोड़ा सा शुगर एंड सॉल्ट मिला के देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। या मसल टाइटनेस है तो हम अपनी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर। तो ये पता लगाना ज़रूरी है वो क्यों हो रहा है रिपीटेडली, इस तरीके से हम अगर काम करेंगे क्यों हो रहा है, तो अगर हम कॉज पे काम करेंगे तो उसका इलाज बेहतर। मोबाइल के रेडिएशंस और स्मार्ट वॉचेस जो आजकल चल रही हैं जिनमें काफ़ी सारा रेडिएशन निकलता है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है बॉडी पे? सर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अभी सिंपली एक डिसीज़ जो है वो बोलते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। सो टेक्स्ट नेक सिंड्रोम इज़ जब हम मोबाइल पे बहुत ज़्यादा चैटिंग करते हैं तो उसकी वजह से कॉन्स्टेंटली हम इसी पोजीशन में अपने गर्दन को रख रहे हैं, उसकी वजह से हमारी गर्दन की जो मसल्स हैं और जॉइंट्स हैं उस पर एक्सेसिव कंप्रेशन और लोडिंग की वजह से डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं। 25 साल 26 साल के बच्चों में जब एक्सरेज होते हैं तो उनकी बोन की क्वालिटी जो है वो 50-60 ईयर्स के लोगों की जिस तरीके की होनी चाहिए उस लेवल की बोन की क्वालिटी और जॉइंट की पोजीशनिंग और उसमें 25 साल 26 साल के बच्चों की निकलती बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो कॉन्स्टेंट चैटिंग की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है उसको एक अलग ही डिजीज़ का नाम दे दिया टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। ऐसे ही टेक्स्ट थंब भी होता है क्योंकि ज़्यादातर हम थंब यूज़ करते हैं तो हमारा ये वाला जो जॉइंट होता है इसमें आर्थराइटिस हो जाता है या इम्बैलेंस की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन और स्वेलिंग शुरू हो जाती है, तो दैट इज टेक्स्ट थंब। सिमिलरली बहुत ज़्यादा समय हम जो हेडफोन्स लगाते हैं, कई लोग बोलते हैं भाई कान में मोबाइल अगर लगा के करें उससे ज़्यादा नुकसान है, तो हम ईयरबड्स लगा लेते हैं। तो लंबे समय तक ईयरबड्स लगाने की वजह से भी काफ़ी सारे अभी लोगों को टिंटस की प्रॉब्लम है कि कान में एक टन करके बजता रहता है। सो इट इज़ मोर कॉमनली बिकॉज ऑफ दोज ईयरबड्स एंड कॉन्स्टेंटली आप कान में वो कोई ना कोई ऐसा डिवाइस जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से चल रहा है। तो एंड डेफिनेटली वो जो 4G और 5G में हमारा कन्वर्जन हुआ है तो 5G की वजह से और रेडिएशन जो है वो हमारे आसपास बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी को अपडेट करना आज के समय की डिमांड है ही है, पर उससे बीच बीच में दूरी बनाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम 24 घंटे हमारा वॉच ट्रैकर लगा के ही रखें, वो ज़रूरी नहीं है। हमने ठीक है कुछ दिन उसको वॉच कर लिया, हमने समझ लिया कि हमारी बॉडी की नीड क्या है,
फिर उसको निकाल दी थी और नॉर्मल लाइफ के साथ में मेंटेन रखी थी। मोबाइल जब सो रहे हैं तो एटलीस्ट सोने टाइम पे 1 घंटा पहले आप मोबाइल का यूज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि उसके रेडिएशन जो है वो आपकी स्लीप साइकिल भी इफेक्ट करता है, ड्रीम्स भी इफेक्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत देती हैं, एनर्जी लेवल भी इफेक्ट करता है। तो सोते टाइम 1 घंटा पहले कम से कम सोने से आप मोबाइल यूज़ बंद कर दें। मोबाइल को जितना हो सके उतना दूर रखें अपने आप से। उस समय आप वाईफाई या इस तरीके के गैजेट्स जो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं या नहीं करने की नीड है, तो अपने फ़ोन का आप मोबाइल नेटवर्क या उन सारी चीज़ें बंद कर दें ताकि उसका वो बंद हो जाए, कम हो जाए। एयरप्लेन मोड पे कर सकते एयरप्लेन मोड पे कर सकते हैं। अपने बाकी गैजेट्स जिससे रेडिएशन मिल सकता है उसको अपने से दूर रखें। तो जिस टाइम पे हम हमेशा तो इन चीज़ों से दूर रह नहीं सकते सर, दिस इज़ द डिमांड ऑफ प्रेजेंट एरा, बट जितना उन चीज़ों से दूर रह सकते हैं जब हम सो रहे हैं या जब हम बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उतना हमारे लिए अच्छा। अभी हमने बायोफिटिक न्यूट्रिशन की। इंडियंस में मोस्टली लोग वेजिटेरियन हैं, तो विटामिन B12 और D3 की डिफिशियंसी ऑलमोस्ट सभी लोगों में होती है। तो क्या जो टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स होते हैं वो लेना ठीक है? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स यही एक सोर्स होता है, मुझे जितना पता है। डेफिनेटली सर, पर ये भी एक भ्रांति है कि नॉन वेजिटेरियन जो डाइट है उसमें तो जो नॉन वेजिटेरियन ले रहे हैं उनके लिए तो सब अच्छा है, सब कुछ मिल जाता है, वेजिटेरियन वालों को कुछ नहीं मिलता, घास फूस ही तो खा रहे हैं। वो एक अपने आप में बहुत बड़ी मिथ है ये भी। घास फूस अकेला घास फूस नहीं है, उसमें हर तरीके का न्यूट्रिशन है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम वो वैरायटी केटर करने के लिए अपने आप को अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे आजकल के यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर ऐसा है कि कई लोग हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाते ही नहीं है, केवल दाल और आलू पे ही जिंदा है। तो अगर दाल और आलू ही खाएंगे तो डेफिनेटली वो न्यूट्रिशन आप तक कैसे पहुंचेगा। तो हमारे ये ऊपर वाले ने खाने की इतनी सारी वैरायटी इसलिए दी है क्योंकि हर एक का अपना एक इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ ना। तो जैसे वो काली मिर्ची जो है वो हमें वही कफ एंड कोल्ड में हेल्प कर रही है या वो कर रही है, तो छोटी छोटी चीज़ें जिस तरीके से हमें सबको पता है वो चीज़ें। तो हम वैरायटी अगर अपने आप को ऑफर कर रहे हैं तो हमारे लिए ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। पर अगर हम अपने आप को कॉन्स्ट्रेंट कर रहे हैं, एक ही तरीके की डाइट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा तकलीफ देता है। तो इट इज़ नॉट नॉन वेज एंड वेज, वेजिटेरियन इज ऑलवेज अबव नॉट वेजिटेरियन आई बिलीव, बट आप किस तरीके से उसकी यूटिलाइज कर रहे हैं और किस तरीके से, जैसे कुछ रीजन स्पेसिफिक ऐसा है कि एक तरीके का फूड हम लेंगे ही नहीं, तो वो मतलब हम फिर उस तरीके की न्यूट्रिशन से अपनी बॉडी को डिप्राइव ही कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए रेडीली अवेलेबल है, तो कि जिसमें कहीं किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो वी शुड एक्सेस दैट। सर कहीं मैंने फोटो देखा था एक कि मेल्स में पीछे वाली पॉकेट पे पर्स रखने से कुछ डिसअलाइनमेंट हो गया था, या ऐसे नहीं रखना चाहिए क्या? डेफिनेटली नहीं रखना चाहिए सर, बिकॉज जब भी स्पेशली आप बैठ रहे हैं, कि हम बैठ रहे हैं, हमारी दोनों सिट बोन्स जो है वो बैठने के लिए, सिट बोन्स उसको बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि उसी पे वेट आने वाला है। तो अगर वो लोडिंग जो है वो सिमेट्रिकल रहेगी तो हमारी बॉडी का ऊपर का पोस्चर जो है वो भी सिमेट्रिकल रहेगा, हमारा मसल्स का लेंथ टेंशन रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा, हमारी बॉडी की एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो अच्छी रहेगी। जो हमने कायरोप्रैक्टिक में बात की, अगर मिसअलाइनमेंट होगा तो कहीं ना कहीं पेन चालू होगा, हमारी एफिशिएंसी कम होगी। जैसे हमारी गाड़ी का अलाइनमेंट जाता है तो हमारी इंजन की एफिशिएंसी पे इफेक्ट आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती है, ऐसे ही हमारे साथ है। तो अगर हम पर्स रख रहे हैं नीचे तो हम खुद मिसअलाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये तो मतलब हथौड़े को सिर पे मारना या कुल्हाड़ी पे पाँव मारने के बराबर है, तो उसको अवॉइड डेफिनेटली करना चाहिए। आप कोशिश करें अगर पीछे के पॉकेट में ही रखते हैं तो जब भी आप अपनी गाड़ी में या कहीं पे भी बैठे हैं तो वो वॉलेट को निकाल के अपने टेबल पे या डेस्क पे रख लें, या फिर बेहतर है कि हैबिट डाल लें कि उसको आगे की पॉकेट रखने की जगह कई लोग भूल जाते हैं। यस सर इतनी बात में मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये भी बहुत टफ हो रहा है लोगों के लिए। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, यदि किसी के पास 15 मिनट सुबह है उसको फिट रखने के लिए और 15 मिनट शाम को है, क्या सजेस्ट करोगे आप सिंपल लैंग्वेज? सर
मैं हमेशा ये अपने पेशेंट्स को एडवाइस देता हूँ, स्पेशली वो लोग जो बोलते हैं साहब हमारे पास टाइम नहीं है, आपने एक्सरसाइज तो इतनी सारी बता दी, अब हमारे पास टाइम ही नहीं है करने के लिए, हमें सुबह 2 घंटे पाठ करना होता है, उसके बाद ऑफिस होता है, उसके बाद ऐसा होता है, फिर सारी चीज़ें पूरा सुबह से शाम तक का रूटीन मिला देते हैं। तो मैं हमेशा एक सिंपल सी एडवाइस देता हूँ, सर ठीक है भगवान के लिए हम टाइम निकाल सकें, ईश्वर के भक्ति के लिए हम कहीं ना कहीं टाइम निकालते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर समझें कि ये जो बॉडी है, इनक्रेडिबल बॉडी ऊपर वाले ने हमें एज अ गिफ्ट दी इस जीवन में, तो और इसी बॉडी के साथ हमें जीवन निकालना, देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट टू दी बॉडी ना। अभी साइंस ने थोड़ा बहुत एक आध जॉइंट रिप्लेसमेंट या बाकी चीज़ें हार्ट रिप्लेसमेंट और ये सारी चीज़ों पे पहुंची है, पर पूरी बॉडी रिप्लेसमेंट तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है कभी भी। तो इसी बॉडी के साथ हमें चलना है, और अगर हम इसको ऐसे ले लें कि ऊपर वाले ने हमें ये बॉडी गिफ्ट में दी है, तो अगर आपने मेरे को कोई गिफ्ट दिया, मैं आपके सुबह शाम हाथ पांव दबा रहा हूँ और आपकी गिफ्ट को आपके सामने मैंने फेंक दिया और उसका डिसऑनर कर दिया, तो आप खुश हो गए या नाराज़ हो? तो उसको उस तरीके से लें कि भाई ये बॉडी का ध्यान रखना भी ऊपर वाले ने हमें जिम्मेदारी दी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम गिविंग यू द बेस्ट गिफ्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आप उस इनक्रेडिबल गिफ्ट को अच्छे तरीके से ध्यान रखते हुए क्या उसकी नीड है उसको सेटिस्फाई करें, और उसके साथ साथ में आप ईश्वर के लिए डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड शो करें कि आपने इतना अच्छा जीवन दिया है भाई, वो इम्पोर्टेंट है। उसके लिए समय अपने आप निकलना चालू हो जाएगा जब आप इस तरीके से देखेंगे। एक एंड भगवान ने हमें दिन के 24 घंटे दिए, तो उन 24 घंटों में 24 मिनट अगर हम अपने लिए निकाल सकते हैं, तो हमें अलग अलग सॉल्यूशंस को ढूंढने की ज़रूरत शायद ना पड़े। 24 घंटे में 24 मिनट हम विद इन एक बार ज़रूर समझ लें कि क्या ज़रूरत है, कहाँ सेटिस्फैक्शन हमारी बॉडी को किस चीज़ की नीड है। अगर हम वो 24 मिनट ध्यान दे के अच्छी तरीके से दे देते हैं, इट इज़ मोर देन इनफ। उसमें इट कम्स फॉर न्यूट्रिशन ऑल्सो, इट कम्स फॉर एक्सरसाइजिंग ऑल्सो, इट कम्स फॉर वॉक ऑल्सो, इट कम्स फॉर योर मेडिटेशन ऑल्सो, इट कम्स फॉर प्राणायाम ऑल्सो। सो आप अपनी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग, जो हमने बात की किस तरह की नीड है, उस ट्रेनिंग की नीड के अकॉर्डिंग अगर उस चीज़ को प्रोवाइड करने अपनी बॉडी को विल बी फुटकास्ट। उसमें एक छोटा सा चेंज, दिस रूल्स अप्लाइज बिलो 50। 50 के ऊपर ये रूल चेंज हो जाता है। सो बिफोर 50 इट इज 24 मिनट्स इन 24 आवर्स, आफ्टर 50 इट इज 48 मिनट्स इन 24 आवर्स। तो जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तब मेंटेनेंस ज़्यादा बनती है, तो थोड़ा सा हमें समय ज़्यादा देना चाहिए। सर जनरली हम सुनते हैं घर पे जब छोटे बच्चे होते हैं तो इतनी उधम करते हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं बेटा तुम थकते नहीं हो क्या, इतनी मस्ती करते हो, बट टाइमली वही बच्चा इतना नेगेटिव डिप्रेस्ड हो जाता है क्या? यस, वेरी इंपॉर्टेंट से ये इसमें बहुत सारे मेट्स हैं, पर नॉर्मल लेवल पे हम अगर ह्यूमन बॉडी को समझें, तो जब बच्चा पैदा होता है सबसे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट मेच्योरिटी हम बोलते हैं ना, यहाँ पर हमारा सुपर कंप्यूटर है, राइट। सो फर्स्ट मेच्योरिटी लेवल हमारा CNS लेवल पे आता है, मतलब हमारे ब्रेन लेवल पे आता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी डेवलपमेंट जो है वो आगे बढ़ती है, और उस तरीके से हमारी बॉडी बिहेव कर सकती है। सो हमारे हर एक इंडिविजुअल में एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है, राइट। इसको इस तरीके से समझें अपन टेक्नोलॉजी की भाषा में कि एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है जो कि हम सब में रन होता है, एक जैसा होता है। तो जब बच्चा पैदा है, वहाँ से 1 साल तक वो पूरी मेहनत कर रहा होता है चलने के लिए, राइट, एमुलेट करने के। 1 साल के आसपास का बच्चा चलेगा, तो बिल्कुल ज़ीरो एक्टिविटी से लेकर के चलने तक के टाइम पे वो जो भी पैटर्न 1-1.5 साल में एडॉप्ट करता है, वो हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम की तरह चल रहा होता है ना, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। अगर एक सही एनवायरनमेंट उसको मिलना नहीं लगता है तो वो सब का एक जैसा है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे बॉडी जो है वो उस लेवल पे मैच्योर हो जाती है कि अब नई लर्निंग्स के लिए एक्सेप्टेंस डेवलप होना है। तो जब बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का है, तब तक एनर्जी लेवल्स ऑप्टिमम इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा कोर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा मसल वो लेंथ टेंशन रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, हमारे जॉइंट के अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट है, तो हमारा एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ऑप्टिमम होता है। तो हम कम एनर्जी एक्सपेंडिचर के साथ में ज़्यादा काम कर पाए।
इस वजह से बच्चा जो है वो इतना एनर्जेटिक होता है कि दिन भर कूदता है तब भी वो थकता नहीं है, और हमें लगता है कि भाई ये क्या चल रहा है, पूरा उधम मचा के रखा हुआ है, इतना थकते क्यों नहीं हो, आराम कर लो थोड़ा। तो क्योंकि वो ऑप्टिमम एनर्जी एफिशिएंसी मॉडल पे चल रही है उनकी बॉडी में। पर जैसे ही फिर वो स्कूल जाना चालू होता है या पेरेंट्स उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं छोटी छोटी सी चीज़ में, या फिर टीवी बाकी गैजेट्स में वो इन्वॉल्व होना चालू होता है, तो उसके पॉस्चर्स एबनॉर्मल होते हैं तब, और वहीं पर ही गड़बड़ होना चालू होती है, क्योंकि बॉडी जो है वो धीरे धीरे उन हैबिट्स को फिलहाल उस लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट मान के वापस से जो पुराने डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है उसके ऊपर सुपर इम्पोज करके ये नई लर्निंग जो है वो ऐड होती जाती है, जो पुरानी ऑप्टिमम थी वो डी लर्न होती जाती है, और एबनॉर्मल जो है वो लर्न होती जाती है। उस वजह से ये एलिमेंट्स जो है आजकल बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो गए, क्योंकि पहले हमारे पिताजी या दादाजी के ज़माने पे सारी चीज़ें रॉ होती थी, कोई ये गैजेट्स नहीं होते थे, बहुत बड़ा बस्ता लटका के स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, नीचे बैठते थे, सारी चीज़ें प्रॉपर ऑप्टिमम लेवल पे चलती थी। तो उस टाइम पे अपन भी देख सकते हैं कि 90 साल 95 साल में भी वो लोग एक्टिव रहे, जबकि अभी ये सारी तकलीफ़ें हुई उसके बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने वो लंबा समय बहुत ऑप्टिमल लेवल पे निकाला। पर आजकल वो नई जनरेशन जो आ रही है वो अभी से 2 साल 3 साल के बच्चे जो हैं वो गैजेट्स के गुलाम हो गए हैं, एबनॉर्मल पॉस्चर्स के गुलाम हो गए हैं, बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं, खेलने के नाम पे उनको होता है कि बस एकेडमी में गए 1 घंटा खेले आ गए। तो इस वजह से वो डी लर्निंग प्रोसेस जो है हमारे ऑप्टिमम सिस्टम की वो जल्दी चालू हो जाती है, और फिर हमें पेन और बाकी एलिमेंट्स और तकलीफ़ें और इवन इसका इमोशनल और फिजिकल दोनों लेवल पे हमें असर दिखता है। क्योंकि पहले जिस तरह के गेम्स होते थे उसमें टीम बॉन्डिंग ज़्यादा होती थी, आजकल कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे बहुत जल्दी मिक्स नहीं हो पाते, तो इस वजह से स्ट्रेसेस को हैंडल करने की उनकी पास में क्षमता ही कम है। इस वजह से सुसाइड अटेम्प्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो इट इज़ दो सिस्टम्स विच आर सर यहीं पे एक चीज़ और, पेरेंट्स को क्या टिप देना चाहेंगे आप जो लोग कार्टून दिखा के बच्चों को खाना खिला रहे हैं, क्योंकि ये पॉस्चर वाली चीज़ जो आपने बताई इसको और थोड़ा सा एलोबरेट करें। सर कार्टून दिखा के खाना खिलाना मेरे ख्याल से वर्स्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि उसमें 2-3 नुकसान हो रहे हैं। पहली चीज़, अगर बच्चा दूसरी जगह इन्वॉल्व है तो वो वहीं पर ही उतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि वो कैसे बैठा है, क्या हो रहा है। जैसे मैंने बताया ना, पहले हम नीचे बैठ के पालती मार के प्रॉपर पॉस्चर में खाते थे, अभी सिस्टम अलग हो गया, तो वो बच्चा उसमें इन्वॉल्व है, तो माँ को कोई ध्यान नहीं है कि वो कैसे बैठा है कैसे नहीं बैठा है, बस तू तो मुँह के अंदर लेके जा और अंदर डाल। तो बच्चा क्या खा रहा है वो देख नहीं रहा। तो आपकी बॉडी जो है वो इस तरीके से बनी है कि आप क्या खा रहे हैं वो अगर आप देखेंगे तो आपका ब्रेन एनालाइज करेगा कि हाँ ये लाइट फूड है या हैवी फूड है या किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंग आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगे ताकि उस तरीके के फूड को आप डाइजेस्ट कर पाओ अच्छे तरीके से। पर वो सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि बच्चे ने देखा ही नहीं क्या खा रहा है। तो पहला तो डिसिंक्रोनाइजेशन यहाँ से चालू हो गया। दूसरा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने क्या खाया तो हमारी बॉडी को समझ में नहीं आया, सरप्राइज मिल गया, तो बॉडी ने अप्रोप्रिएटली उसको डाइजेस्ट नहीं किया, तो स्टमक प्रॉब्लम चालू हो गई। तो उसकी वजह से उनकी टॉयलेटिंग भी डिस्टर्ब होती है, तो उनकी टॉयलेट हैबिट्स भी खराब रहेगी लंबे समय तक। तो आजकल के पेरेंट्स उस चीज़ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। मतलब 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है, वो इसी वजह से। तीसरा, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। चौथा, पॉस्चर्स गड़बड़ है, उसकी वजह से एलिमेंट्स मस्कुलोस्केलेटल की ज़रा से बच्चों को गर्दन अटक गई, कमर में दर्द हो रहा है, शोल्डर दुख रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आँखों में सूजन आ रही है, ये सब चीज़ें इसलिए चालू हो जाती है क्योंकि कार्टून के साथ में या किसी न किसी गैजेट के साथ में वो चीज़ें चल रही है। तो वो तो वर्स्ट प्रैक्टिस है। तो ये हमेशा ये प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से, तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए। और मैं सिंपल ये एडवाइस देता हूँ हर एक को कि अपने बच्चे को थोड़ा सा नेचर के नज़दीक लेके जाओ। हम उनको नॉर्मल जो खेल हमने बचपन में खेले उनको वो खेला, उससे डिप्राइव ना जाए। या जिस तरीके से हम रहे हैं कि पेड़ पे चढ़ गए, उसी पे तोड़ के कुछ खा लिया, है ना। आजकल पानी पीने के लिए भी इतना कॉन्शियस है कि कहीं का पानी मत पियो, इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं होने दे रहे। ठीक है, हम कीचड़ वाला पानी नहीं पिला सकते, हमें थोड़ा सा सेफ्टी
हाइजीन का ख्याल रखना ही चाहिए, पर हमेशा ही आर वाला पिलाएंगे तो उनको उसी चीज़ की आदत पड़ेगी। तो एंटीबायोटिक्स की इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है सर, 2 साल 3 साल के बच्चे को थोड़ा सा जुकाम होता नहीं है कि पेरेंट्स पैनिक करने लगते हैं, अरे क्या हो गया, 5-5 दिन का एंटीबायोटिक सपोर्ट स्टार्ट हो गया। तो बच्चा बचपन से ही उतना डिपेंडेंट लाइफ जिएगा तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में उसको इस तरीके की फिजिकल एंड इमोशनल चीज़ों में स्ट्रगल होगा ही। जितना रॉ रखेंगे आज। सर 2 बेसिक टिप्स, सब पता चल गया कार्टून गलत है, खाना ऐसे खाना है, 2 सिंपल टिप्स पेरेंट्स के लिए आप। रूल्स बना दें कि आप ये अच्छे तरीके से बैठ के प्रॉपरली खाना खाओगे, उसके बाद आपको 15 मिनट फ़ोन मिलेगा। अगर फ़ोन की डिपेंडेंसी है बच्चे को, उसके सामने इस तरीके का एक शर्त रखते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, उसको एक मोटिवेशन रहेगा कम से कम कि चलो ये मैं करूँगा तो मिलेगा, खाना अच्छे से खाएं। दूसरा, जो बच्चों को पसंद है हमेशा उनकी ना माने, कौन है ना। एक बार बच्चे पेरेंट्स खिलाने के लिए कुछ भी खिला देते हैं, जो बच्चों को पसंद है, चल तू कुछ तो खा, ये पसंद है, मैगी पसंद है, रोज मैगी खा। सो हमेशा बच्चों की नहीं माने, थोड़े एक्सपेरिमेंटेशन इम्पोर्टेंट है। तो उनको जो पसंद है वो न्यूट्रिशनल लेवल पे उस चीज़ को ऐड करके थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, सर मैं तो अपना बचपन ही अगर करूँ तो मैं खुद वो टिंडे और ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता, तो मेरे पिताजी ने मुझे वही याद है, वही मैं सबको टिप देता हूँ कि भिंडी टिंडे या ये इस तरीके के बच्चे आजकल भी बचते हैं। तो समोसे बहुत फेवरेट होते थे उस टाइम पे, तो रोटी में उस सब्जी को भर के ऐसे समोसे जैसा बना के, देखो ये समोसा खाओ, तो वो समोसा बना के खिला दिया जाता था। बाद में पता लगता था अच्छा ये तो टिंडे थे। स्मार्ट पेरेंटिंग। यस। तो इस तरीके के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स अपने बच्चों के साथ में करेंगे तो बाद में अपने आप वो टेस्ट बड्स जो है वो अडॉप्ट हो जाते हैं कि वो अच्छा लगने लगता है। तो अपने आप वो एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते बच्चे, क्योंकि उनको ये पसंद है, उनको यही खाना है। तो बेटर है आप वैरायटी उनको दें ताकि धीरे धीरे उनके टेस्ट बड्स जो है वो उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे और दिखाएं। ये दोनों चीज़ें भी अपन ख्याल रखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्पिटेंस। क्योंकि सर पैक्ड फूड में तो इतना बड़ा साइंस लगा हुआ है, इतना पैसा इन्वॉल्व है कि लोगों का वो टेस्ट ही ऐसा डेवलप करते हैं कि अननेसेसरी बच्चे एडिक्ट ही हो रहे हैं उन सही चीज़ों को। सर उसके लिए एक और बड़ी चीज़ जो आजकल हो रही है वो हो रही है बच्चों में, बहुत छोटे छोटे बच्चों में डेंटल प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। स्नोरिंग बढ़ रही है, छोटे छोटे बच्चे स्नोरिंग कर रहे हैं। रिपीटेड इन्फेक्शंस, लो इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। वो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं उनकी ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि पहले हम लोग कड़क चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, कन्ना हो गया, ये हो गया, रॉ चीज़ें उठा के खाने कुछ भी हो गया। आजकल ज़्यादातर जितने भी पैक्ड फूड हैं आप देखेंगे वो सब सॉफ्ट वाइन्स हैं। हमारी बोन को बनने के लिए कंप्रेशन या डिस्ट्रैक्शन, कहीं ना कहीं फोर्स की ज़रूरत है। अगर वो फोर्स अच्छे से नहीं मिल रहा तो उसका विकास उतने अच्छे तरीके से होगा ही नहीं। तो इस एरिया को फोर्स जो है वो केवल चबाने से ही मिल सकता है। तो अगर आप वो ही नहीं कर रहे हो, आप सॉफ्ट फूड खा रहे हो, वो सेरेलेक बना बना के पुला दिया, फिर उसके बाद में जूसेस पे डाल दिया, फ्रूट्स को मैश करके दे दिया, स्मूदीज पिला दी, मैगी खिला दी, तो उसमें कुछ काम ही नहीं करना। तो स्ट्रक्चरल लेवल पे इस पर्टिकुलर एरिया में कोई फोर्सेस आ ही नहीं रहे बोन पे, तो बोन का डेवलपमेंट ही अच्छे तरीके से नहीं होता है। तो ये एरिया का विकास हमेशा कम है। तो इसकी वजह से जो हमारे नेजल साइनसेस को ओपनिंग चाहिए, ब्रीदिंग के लिए ओपनिंग चाहिए, या बाकी चीज़ों के लिए जो सिस्टमिक लेवल पे मसल की स्ट्रेंथ चाहिए, वो नहीं डेवलप हो पाती, और उसकी वजह से बहुत सारे लेजर कंजेशंस और बाकी तकलीफें बच्चों को सैकी बनी। सर कई बार देखा जाता है आजकल यंगस्टर्स कुछ नेगेटिव इंसिडेंट को होल्ड करते रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, लाइक कोई उनका ब्रेकअप हो गया या बिजनेस में लॉस हो गया, तो क्या उस नेगेटिव इमोशन को होल्ड करने से भी बॉडी में पेन होता है? डेफिनेटली सर, बॉडी इज़ अ सिंगल यूनिट, उसके सारे एस्पेक्ट्स, मतलब बॉडी के हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो इट इज़ फिजिकल, इज़ न्यूट्रिशनल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड मेटाफिजिकल। ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ही हैं, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, वो सभी ज़रूरी है। तो हमारी एक हेल्दी वेलबींग के लिए ये सब बैलेंस होना इम्पोर्टेंट है। वहीं पे भी इम्बैलेंस होगा तो दिक्कत आएगी। सिमिलरली इमोशन,
चेक इमोशन जो है वो हमारी टिश्यू मेमोरी पे डेफिनेटली फिजिकली भी इफेक्ट करेगा ही करेगा, इट इज़ ऑलवेज वाइस वर्सा। हम इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम इमोशनल टू फिजिकल लेवल पे अगर देखें तो कहीं पे भी जैसे आप कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो वो एक तरीके से एक इमोशनल लेवल पे आपको एक फियर स्टिमुलेट करता है, उसकी वजह से आप में आपकी मसल जो है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, या फिर एकदम से आपकी कोई ऐसा डर वाला मोमेंट हो जाता है तो आप सहम जाते हैं। सिमिलरली कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दैट्स अ इमोशनल ट्रॉमा एज वेल एज फिजिकल ट्रॉमा, तो वो दोनों लेवल पे अफेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे ही फिजिकल लेवल पे अगर देखें तो हमें कई बार कुछ एक्सीडेंट्स जो है उसकी मेमोरीज, जब हम ओल्ड मेमोरीज में जाते हैं तो हमें रोना आ जाता है या हम उस टाइप पे भी एंजाइटी हो जाती है ना। कुछ लोगों को आप देखो कोई फैमिली में कोई डिवाइस है या ऐसा कुछ इवेंट है तो वो मेमोरीज में स्टोर होता है, तो वो फिजिकल लेवल पे जब वो देखते हैं उस तरीके की कोई भी चीज़ को तो वो बैक मेमोरी में अपने उस पर्टिकुलर टाइम को या इंसिडेंट्स को रिमेंबर करने की वजह से उस टाइप पे उनकी फिजिकल और इमोशनल लेवल पे काफ़ी सारी चेंजेस आ रहे हैं। तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज़ ऑलवेज अ सिंगल यूनिट। हाँ, सो इमोशंस जो है वो आपकी फिजिकल बॉडी को 100% अफेक्ट कर सकती है, और इमोशंस स्टोर करने की वजह से काफ़ी सारे हमारी बॉडी में मसल्स हैं, जैसे ग्लून्स मसल है, सोअस है, या हमारी डायफ्राम जो है सांस लेने वाली वही मसल है, ये फियर, एंगर ना इस तरीके के इमोशंस को स्टोर करके कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है। मतलब हमारा जो फेशिया है वो वहीं के वहीं उस इमोशन को लॉक कर देता है या स्टोर कर देता है, क्योंकि उस टाइप पे एक्टिविटी उसी लेवल की। जैसे एक डर आया है एक, तो डरने की वजह से आपने मसल कॉन्ट्रैक्ट किया और वो मसल रिलैक्स ही नहीं हो पाई, तो वो मसल उसी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में ही रही, तो वो अब कॉम्प्रोमाइज लेवल पे ही काम कर रही है। तो धीरे धीरे उस कॉम्प्रोमाइज्ड एक्टिविटी की वजह से बाकी सारी चीज़ें अफेक्ट होना चालू हो गई, और फिजिकल लेवल पे वो क्योंकि मसल ऑप्टिमल लेवल पे काम नहीं कर रही तो डिस्फंक्शन आएगा और पेन आएगा। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़ ऑन। तो जब तक हम उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे, इस एस्पेक्ट को भी नहीं देखेंगे, तब तक 100% सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वो सब टेम्परेरी रहेगा। ये वैसे रिलेट हो रहा है कि फ्रेंड सर्कल में भी पार्टी करके जंक भी खा रहे हैं तो बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर रहती है थोड़ी थोड़ी, बट आप स्ट्रेस्ड है तो शायद वो खिचड़ी भी प्रॉपरली काम नहीं करती है बॉडी में कहीं। वो डेफिनेटली उस टाइम पे उस चीज़ के लिए आपका कैसा इमोशन है तो वो भी इम्पेक्ट करता है। सर क्या किसी पेशेंट को स्लिप डिस्क या साइटिका हो जाता है तो क्या सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन है उसके लिए? स्लिप डिस्क और सियाटिका को समझना बहुत ज़रूरी है सर। इसमें भी समझ ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि सियाटिका को आज तक भी लोग एक हवा मानते हैं कि साइटिका हो गया मतलब अब तो फिर जीवन खत्म हो गया, अब तो इसी दर्द के साथ जीना है या फिर ऑपरेशन कराना है। सियाटिका सही मायने में बीमारी है ही नहीं, सियाटिका एक सिम्टम है ना। हम उसको इस तरीके से समझें कि जैसे फीवर होता है, तो फीवर मतलब अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है उसको हम फीवर बोलेंगे। यस, वो किसी भी वजह से हो सकता है। तो उसमें आपको अभी वो कोविड महामारी जो चली थी उसमें भी फीवर हो रहा था लोगों को, है ना, वो भी था। एक नॉर्मल सर्द गर्म हो जाता है तो भी फीवर होता है। हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं किसी दिन, उस दिन भी हमें रात में फीवरिश जैसा लगता है, या डेंगू या इस तरीके की कोई बड़ी ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है या अंदर कोई मेनिंजाइटिस या ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसमें भी फीवर आता है। सो फीवर एक सिम्टम है, फीवर बीमारी नहीं है। सिमिलरली सियाटिका जो है अगर कमर से जो नीचे नस जाती है वो पूरे पाँव में जाती है, उस नर्व का पीछे से जो नर्व जाती है उस नर्व का नाम है सियाटिक नर्व। उस नर्व में किसी वजह से भी कोई कंप्रेशन की वजह से इरिटेशन हो रहा है तो वो नीचे तक दर्द लेके जाएगी या तकलीफ लेके जाएगी, जुनाट सुन्नपन या इस तरह की कोई भी चीज़, उसको सियाटिका बोलते हैं। तो हमें उस चीज़ से डरना है या नहीं डरना वो डिपेंड करेगा कि उसका कॉज क्या है। जैसे फीवर का कॉज क्या है, तो सर्द गर्म में अगर हुआ तो हम नहीं डरते ना, हमें पता है जैसे रात में सो के उठेंगे सुबह ब्रश हो जाएंगे, हम पैनिक नहीं करते। सिमिलरली सियाटिका में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें ताकि वो ये समझ पाए कि कितनी सीवियरिटी का प्रॉब्लम है, डिस्क की वजह से है या लिगामेंट्स की वजह से वो पेन है या मसल टाइटनेस की वजह से वो पेन है या किसी तरीके का बोन में कुछ ट्रॉमा है या शिफ्ट हो गई उसकी वजह से वो प्रॉब्लम है, किस वजह से वो कंप्रेशन या इरिटेशन है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इलाज और अलग अलग
पैनिक लेवल हो सकता है या फिर ट्रीटमेंट डेफिनेटली। एक ये चीज़ समझ रखना ज़रूरी है सभी पेशेंट्स के लिए कि 99.99% 0.001% हम ईश्वर पे छोड़ते हैं। सभी तरीके के स्पाइन एलिमेंट्स जो होते हैं वो इलाज किए जा सकते हैं और 100% रिकवरी उससे एक्सपेक्ट की जा सकती है अगर बहुत समय पे अगर सही उपचार मिल जाए। विदाउट सर्जरी उसमें से 80% विदाउट सर्जरी मैनेज हो जाते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि डिस्क के केस में, ज़्यादातर डिस्क के केस में कब सर्जरी नीडेड है। एविडेंस बेस पे 3 सिंपल सी चीज़, किसी भी तरीके के रेड फ्लैग मतलब कहीं पे भी मोशन में या यूरिन में अगर कोई तकलीफ आए, है ना, होल्डिंग कैपेसिटी वीक हो रही है आपकी अगर बाथरूम की या मोशन के लिए, तो वो एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, इसकी वजह से होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो सर्जरी का केस है। रेड फ्लैग। सेकेंड रेड फ्लैग इज़ अगर मांसपेशियों में कमजोरी आने लगी, पाँव के हिस्सों में पंजे का उठना कम हो रहा है ना, पाँव में चप्पल पकड़ने में दिक्कत आ रही है, तो मोटर वीकनेस आ रही है, दैट इज़ अगेन अ बिग रेड फ्लैग जिसमें सर्जरी इंडिकेशन। तीसरा, अगर ये दोनों नहीं है पर पेशेंट को पेन इतना ज़्यादा असहनीय है 24/7 और किसी भी तरीके के मेडिकेशन या ट्रीटमेंट को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और हमें MRI स्क्रीनिंग या उसमें मिल रहा है कि एक बहुत रिलेवेंट वहाँ पर लीजन है, प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाहिए, और पेशेंट को बाकी थेरेपी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या फिजिकल मेडिसिन या दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली वो सर्जरी का केस। इन 3 के अलावा अगर ये 3 नहीं है आपको, तो आपको सर्जरी की जगह डेफिनेटली एक फिजिकल मेडिसिन के थ्रू अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश पहले करनी ही चाहिए बिफोर गोइंग फॉर सर्जरी, बिकॉज 90% केसेस में अगर रेड फ्लैग नहीं है तो 90 to 95% केसेस में इसी से ही अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा टाइम देना चाहिए पेशेंट्स को इन सब चीज़ों पे। डेफिनेटली बिफोर ऑप्टिंग फॉर सर्जरी, इफ देयर इज नो रेड फ्लैग, 95% केसेस यू कैन 100% रिकवरी हम लोग अभी पिछले 12 साल से करते आए हैं, जो हमने समझा है, सीखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी सर्जरी के आराम से पेशेंट ठीक होता है। जैसे बाहर की चोटें हैं वैसे वो डिस्क जो है वो अंदर की चोट धीरे धीरे बॉडी खुद हील करती है। कोई डॉक्टर दुनिया का हीलिंग क्रिएट नहीं कर सकता, खुद से ही हीलिंग होनी है बॉडी को। एक अच्छा एटमॉस्फेयर और एक अच्छा जो भी रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं उन चीज़ों को, अगर बैरियर्स को आप हटा देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बॉडी फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक और ऑस्टियोपैथी के माध्यम से रिकवर। सर स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन पेन रिलीफ में क्या हेल्प करते हैं? डेफिनेटली सर, पेन रिलीफ में हेल्प बिल्कुल करते हैं। कब और कितना देना चाहिए वो डेफिनेटली दिस इज़ अ सर्जन्स डिसीजन, तो उस चीज़ में उनकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है। बट येस, अगर बहुत ज़्यादा पेन रहता है कई बार स्पाइनल कंडीशंस में या कुछ घुटने या शोल्डर की इंजरीज में, पेन को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जब इंजरी उतनी ज़्यादा सीवियर नहीं है कि हमें डायरेक्ट सर्जरी पे जाना पड़े, तो दिस इज़ अ इन बिटवीन ऑप्शन कि हम पेन को कंट्रोल करके वापस से एक बार रिहेबिलिटेशन के थ्रू उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करें। बट येस, दिस शुड बी गिवन बाय अ वेरी वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड सर्जन, और डेफिनेटली पेन मैनेजमेंट वाले जो डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू ही मैनेज कर सकते हैं। अब फ्रोजन शोल्डर क्या होता है सर, उनका कैसे किया हो सकता है? सर फ्रोजन शोल्डर सिंपली अगर आप समझें तो हमारे शोल्डर जॉइंट के आसपास एक कैप्सूल होता है जो कि उस जोड़ को पकड़ के रखने की हेल्प करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिगामेंट ही है। लिगामेंट जैसे एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ते हैं, ऐसे कैप्सूल जो है वो जॉइंट को बांधे रखता है और उसके अंदर लिगामेंट्स भी काटना होता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ फेशिया। उस पूरी कैप्सूल वो एक तरीके से एक झिल्ली जैसा है, तो कभी किसी इरिटेशन की वजह से, इट कुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब कहीं पे अगर मेटाबॉलिक लेवल पे अगर कोई गड़बड़ हुई बॉडी में केमिकल लेवल पे, और उसकी वजह से वहाँ पर सूजन आने लगी और धीरे धीरे वहाँ पर जकड़न आने लगी, तो जो हमारे कैप्सूल में जहाँ लेक्सिटी होती है उस वाले एरिया में थोड़ा सा टाइटनेस आने लगती है और वो कैप्सूल जकड़ने लगता है। तो आप सिर्फ उसको समझें कि अगर ये शर्ट है
मैं ऐसे हाथ उठा पा रहा हूँ, पर अगर यहाँ से इसको मैंने स्लीव को पकड़ लिया तो मैंने हाथ को नहीं पकड़ा पर मैंने केवल स्लीव को पकड़ा, तो इसके मूवमेंट में अंतर आ जाएगा। तो सिमिलरली फ्रोजन शोल्डर में जॉइंट के अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, वो आसपास की जो झिल्ली है उसमें जकड़न है जिसकी वजह से रेंज रेस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो हम फेशियल लेवल पे आराम से उसको ओपन कर सकते हैं, वो प्राइमरी है। सेकेंडरी किसी भी तरीके के मसल इम्बैलेंस की वजह से या फिर कोई इंजरी के बाद में, कभी कहीं कोई हाथ खींचने में आ गया हो तो उसकी वजह से अगर मसल या लिगामेंट में कोई इंजरी हो गई हो तो उसकी वजह से बॉडी अपने आप प्रोटेक्टिव स्पाज्म में डालती है, मतलब प्रोटेक्शन के लिए आसपास की मांसपेशियों को जकड़ देती है ताकि वहाँ पर और इंजरी ना बढ़े, और वो धीरे 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 फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है अगर वो टाइमली उस चीज़ को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जाता है या उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो वो धीरे धीरे वो जकड़न जो है, क्योंकि बॉडी अवॉइड करती है आउट ऑफ पेन जाने के लिए, तो उसकी वजह से वो धीरे 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 रेंज ऑफ मोशन जो है वो लिमिट होने लगता है, पेन की सिवियरिटी भी वैसी की वैसी कांस्टेंट बनी रहती है, इवन बढ़ता जाता है, और वो फ्रोजन शोल्डर वो सेकेंडरी टाइप ऑफ फ्रोजन। सर आजकल कॉर्पोरेट कल्चर में फॉर्मल ड्रेस का कल्चर है, सूट के साथ फॉर्मल शूज़ पहनना जिसमें हील्स देखते हैं, ये काफ़ी लंबे टाइम तक पहनते हैं लोग, तो क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है इसका? सर उस चीज़ के लिए मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि कॉर्पोरेट कल्चर में हमें किस तरीके से बिहेव करना है, उसके साथ साथ में हमें अपनी बॉडी के साथ कैसे बिहेव करना है वो भी हमें सीखना चाहिए। नैरो शूज़, अभी जैसे हमने शूज़ के लिए समझा कि शूज़ उतने ज़्यादा नैरो हाई हील टफ नहीं होने चाहिए, प्रॉपर वेल एडिटेड होना चाहिए, फिटिंग प्रॉपर होना चाहिए, वो हमारे लिए हमेशा ऑप्टिमम है। हम उस चीज़ के लिए एक ऑल्टरनेटिव लेवल पे ये ध्यान रख सकते हैं कि आजकल काफ़ी सारे शूज़ उस तरीके के अवेलेबल हैं जो लुक फॉर्मल वाला देते हैं पर फील फॉर्मल वाली नहीं देते, राइट। तो आप फील हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी फीट्स को कैसा लग रहा है, हमारी बॉडी कंफर्ट कैसा लग रहा है। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन दोज शूज़ इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ऑप्ट दोज शूज़ इंस्टेड ऑफ वो नैरो फॉर्मल लुकिंग शूज़। सर आज जिम कल्चर या वेट ट्रेनिंग का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो टीनेजर्स को किस एज में जाके वेट ट्रेनिंग या जिम जाना स्टार्ट करना चाहिए? एक मिथ है अर्ली एज में स्टार्ट कर दो तो हाइट रुक जाती है, ऐसा कुछ होता है? सर बोन ग्रोथ के लिए जैसे हमने बात की थी कि स्ट्रेसेस ऑप्टिमम लेवल पे अगर मिल रहे हैं तो ग्रोथ आपकी प्रॉपर रहती है। ट्रेनिंग में ऑल 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग की हमारी बात हुई, तो उन चीज़ों को हमेशा ख्याल में रख के ही किसी भी तरीके की ट्रेनिंग चालू होती है। सिर्फ जैसे कि स्पोर्ट्स में जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए हमेशा बच्चों को बोलते हैं अर्लीस्ट लेवल पे चालू करेंगे तो बॉडी जल्दी एक्लिमेटाइज हो जाएगी उनके लिए, तो 3 साल 4 साल के बच्चों को उस स्पोर्ट में डाल दिया जाता है। उस टाइम पे प्रॉपरली बॉडी को कंडीशन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और गेम की टेक्निकलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ट्रेन कराना इम्पॉर्टेंट है। उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ही केवल फोकस करके अगर आप कराएंगे तो उसके इफेक्ट्स हमें बुरे मिलेंगे। सो एक ट्रेनिंग स्पेसिफिक पे हम स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिफोर देयर इज फ्यूजन इन द बोन, मतलब जब हमारी मेच्योरिटी एज आती है, जैसे लड़कों में 17-18 साल के आसपास माना जाता है, तो वो उस एज से पहले अगर आप डिसप्रपोर्शनेट वेट ट्रेनिंग एक्सेसिव करेंगे तो डेफिनेटली आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे चेंजेस आएंगे ही हैं, तो उसके बाद में आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। पर हाँ, जो हमारा अगर कहीं ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग है वो डेफिनेटली हमें एक अच्छे प्रोपोर्शन को बना के टेलर्ड लेवल पे मैनेज कर सकते हैं। वो अर्ली एज से हम अपनी बॉडी को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, वो जितना अर्ली स्टार्ट होगा उसका कोई नहीं प्रॉब्लम। मीन्स एक्सेसिव जिम या वेट ट्रेनिंग 18 साल के बाद करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा। सर कई बार बोलते हैं खटाई खाने से एकदम से दर्द बढ़ गया या दही खा लिया था तो दर्द बढ़ गया, तो ऐसा कुछ होता है एक्चुअल में? सर ये इसका आंसर ज़्यादातर आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम समझेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मेरी समझ के अकॉर्डिंग हर एक बॉडी का अपना एक नेचर है। जब भी बॉडी किसी भी तरीके की इंजरी से हील होती है उस टाइप पे ज़्यादातर बोलते हैं कि आप खट्टा अवॉइड करें, एसिडिक इन्वायरमेंट ज़्यादा ना फिले बॉडी में, ताकि किस वजह से, ताकि उसमें किसी भी तरीके का वीलिंग में रेस्ट्रिक्शन ना आए या जोड़ में ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, ऐसा कुछ है, उस टाइम पे उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं।
तो इट इज़ जस्ट टू रेस्ट्रिक्ट एनीथिंग इन बिटवीन द जर्नी ऑफ डीलिंग और रिकवरी। क्योंकि खटास कहीं ना कहीं एसिडिक इन्वायरमेंट से रिलेशन रखती है। किसी भी तरीके का आप खट्टी वाली चीज़ें खा रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं बॉडी की एसिड लेवल बढ़ाती है, इस वजह से एक पोर्शन है। दूसरा बॉडी, कई लोग ऐसे होते हैं जो हर सीज़न में किसी भी टाइम पे दही खाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और कोई दिन में दोपहर में भी खा लेता है तब भी उसको चीखें आना चालू हो जाती हैं। सो इट इज़ मोर अबाउट योर बॉडी नेचर, आपका बॉडी नेचर के अकॉर्डिंग आपका फूड सिलेक्शन। सर आपका प्रोफेशन मुझे लगता है कि कोई कंप्यूटर इंजीनियर या आईटी प्रोफेशन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा इनसिक्योर्ड माना जाएगा हमारी सोसाइटी में। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, या जो पेरेंट्स जिनके बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें क्या 3 टिप्स आप देना चाहेंगे? और इसके सर जैसे अभी आपने वो चीज़ बोली इनसिक्योरिटी, वो इनसिक्योरिटी इज़ 2 लेवल पे जाती है। एक इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस, दूसरी इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी मतलब कितना जल्दी आप अपने आप सेटल डाउन कर रहे हो। तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट और उनके पेरेंट्स या जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को मैं एक सिंपल ये सजेशन दूंगा कि किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से, ये अगर मिसकंसेप्शन उनके दिमाग में है कि फिजियोथेरेपी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, फिजियोथेरेपी में ग्रोथ नहीं है, या फिजियोथेरेपी में कहीं पे भी कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ है, वो के दिमाग से हटाए। क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, और मुझे लगता है ये ठीक है, कि किसी भी तरीके के प्रोफेशन में कभी भी कोई कमी नहीं होती है। एक छोटा सा एग्जांपल मुझे ये पता है कि एक एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात है, एक स्वीपर था, वो कई साल तक स्वीपिंग करते रहा, फिर उसके बाद मैं इससे कुछ अगर मैं बिजनेस ग्रोथ बढ़ाना चाहूँ तो किस तरीके से मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो उसने धीरे धीरे अपनी टीम को डेवलप करना चालू किया, और उसके बाद में उसमें इस लेवल पे ग्रोथ की कि आज की डेट में काफ़ी सारे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ में ये हाउसकीपिंग का जो टेंडर है वो वही लेता है। ही वॉज अ स्वीपर, ही वॉज नॉट अ प्रोफेशनल, ही वॉज नॉट टेकिंग नॉलेज फॉर दिस, या कुछ बिजनेस के लिए कुछ उसने अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी या पढ़ा या कुछ किया। सो ये तो मेडिकल फ्रेटर्निटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। सो इसमें लिमिटेशन का कोई चांस ही नहीं है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि देयर इज़ नो कंपटीशन unless you think there is a competition in your mind, and if you have all the capacities to feed your profession have all the capacities to feed you, right? You must step ahead to feed your profession first, otherwise फिर आप उसमें नई efforts डालोगे तो आपका profession भी आपको नहीं खिलाएंगे। And third, even more important, आज के ज़माने में इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दिस प्रोफेशन, किसी भी दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेप आउट एंड क्रिएट अ चेंज इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द क्राउड। तो आपको अपने आप को क्राउड से क्रीम में कन्वर्ट आपको आना चाहिए। सो आप अगर अपने आप को उठा के क्रीम कैटेगरी में लेके आओगे तो कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है, पर अगर आप क्राउड में स्ट्रगल करना चाहते हो तो ये इट इज़ योर डिसीजन, इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ प्रोफेशन। एंड फिजियोथेरेपी के बच्चों को जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा एक सिंपल सा रेल बोलता हूँ कि 2 चीज़ें एक फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक, दिस अप्लाइज टू एवरीवन अदरवाइज, बट फिजियोथेरेपिस्ट को मैं ज़्यादातर अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि एक तो हम हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलते हैं डू एक्सरसाइजेज, एंड एवरी डे से ये एक्सरसाइजेज कर रहे हैं ना आप, ये कर रहे हो कि नहीं, वो जो बताइए चीज़ें वो फॉलो कर रहे हो कि नहीं। तो हर एक फिजियोथेरेपिस्ट को अपनी लाइफ में रोज एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, नहीं तो आप किस मुंह से बोलोगे पेशेंट को कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, आप खुद ही नहीं कर रहे हो। तो यू मस्ट बी फिट इनफ एंड ऑनेस्ट इनफ विद योर ओन बॉडी एंड एक्सरसाइजेज योर वर्कआउट, 1। एंड सेकेंड, लर्निंग नेवर एंड्स। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप प्रोफेशन से रिलेटेड ही पढ़ रहे हो, पर हर एक फिजियो को स्टूडेंट को मैं ये एडवाइस करता हूँ कि बिफोर यू स्लीप, इफ़ यू हैव नॉट रेड anything that day,
you go to sleep, you must read at least 15-20 minutes something. It is not relevant to the profession, anything. You must have a good habit of reading. So that is very important. ये दो advice सब बेसिक डूज एंड डोंट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डे और रात को सोने के टाइम तक. ओके सर, ये बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग करेगा, क्योंकि हर एक की डिमांड प्रोफेशन की और बाकी वर्क फोर्स की अलग अलग होती है. पर नॉर्मल तरीके से अगर हम समझें तो सुबह उठने में डायरेक्ट एकदम से झटका लेके उठते हैं. उसके कंपैरेटिव आप थोड़ा सा, जब आपकी नींद खुली है तो आप कोशिश ये करें कि उसको अलार्म बंद करके वापस ना सो. अलार्म बजा है तो फिर उसको बंद करके झटके से उठने की जगह या उसको बंद करके वापस सोने की जगह आप अपनी आंखों को थोड़ा सा खुला रखें और अपनी बॉडी को फील करें. सारे बॉडी के पार्ट्स को एक एक बार थोड़ा थोड़ा सा मूव करके एक सिंक्रोनाइज करें अपनी बॉडी को और फिर करवट लेके आराम से उठें. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर इस तरीके की इंजरीज जब कमर में आ गई लचक या गर्दन में लचक आ गई, वो मॉर्निंग में उठने की पॉसिबिलिटीज़ जब बहुत ज़्यादा जर्की होती हैं उस टाइम पे ज़्यादा होती. तो वो हमारा ध्यान रखना ज़रूरी है. फिर मॉर्निंग में हमारा हाइड्रेशन प्रॉपर होना ज़रूरी है, क्योंकि रात भर हम 7 घंटे 8 घंटे सो रहे थे. उस टाइम पे बाकी सारे प्रोसेस चल रहे थे, तो उस टाइम पे उठते ही एक अच्छा वाटर इनटेक हमारा होना चाहिए. ठंडा या गर्म? ये बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी टॉपिक है, बट यस, मॉर्निंग में अगर हम हमारी बॉडी टेम्परेचर वाला पानी पीते हैं तो इट इज़ गुड, क्योंकि उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें सपोर्टिव स्टडीज़ हैं उसके लिए. एंड नेक्स्ट फिर आप डेफिनेटली 24 घंटे में 24 मिनट अपने आप को देने हैं, तो वहाँ पर अपने वर्कआउट पे ध्यान दें, विच शुड बी अ बैलेंस्ड वर्कआउट. चाहे तो हम उसको 2-2 दिन के गैप में, मतलब 2-2 दिन के सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं कि 2 दिन हम वीक में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2 दिन हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं और 2 दिन हम कार्डियो ट्रेनिंग कर रहे हैं. सो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं और एक दिन अपना रेस्ट के लिए रख सकते हैं जब आप नॉर्मल प्राणायाम या मेडिटेशन या इस तरीके का कुछ कर रहे हैं. नेक्स्ट आपका वर्क कोर्स में आपको ये ध्यान रखना है कि सिटिंग में आप किस तरीके से बैठ रहे हैं. तो दोनों पाँव पे, दोनों बटक्स पे वेट रख के सब प्रॉपर सपोर्ट के साथ में बैठें. दिन में एक बार कुछ ना कुछ पढ़ें ज़रूर, जब टाइम में दें. फूड जो है हमेशा देख के खाएं, अपने आप को इन्वॉल्व करके कहीं ना खाएं. इट इज़ ऑलवेज बेटर कि यू मस्ट नो व्हाट यू आर हैविंग एंड आप कॉन्शियसली उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें एंड ऑफर योर सेल्फ विद अ वैरायटी ऑफ फूड. एंड यू मस्ट वॉक मिनिमम 8 to 10,000 steps a day. So walking is very important. It is normal synchronicity and rhythm in the body. So that is innate capacity. बच्चा पैदा होने से लेकर के 1 साल 1.5 साल तक वही कर रहा है कोशिश कि मैं चलूँ, और बाद में हम चलना ही बंद कर देते हैं, है ना. ज़्यादातर लोग कि हम और उस चीज़ के लिए हम शॉर्टकट से ढूंढ लेते हैं कि अरे सर हम साइकिलिंग कर लेते हैं या हम जंपिंग जैक्स कर लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं तो हो जाता है. वर्कआउट ही तो है, वॉकिंग के कंपैरेटिव तो वो बेटर है. वो नहीं है. वॉकिंग कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, राइट. दैट इज़ योर इनेट. ये बाकी सारी चीज़ें एक्वायर्ड है, आपने लर्न की है, ये खुद से आपने अचीव की है, उसको आपको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है बॉडी रिदम के लिए. तो वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन स्लीपिंग हैबिट्स में आप वही सारे जितने गैजेट्स हैं उसको थोड़ा अलविदा कर दीजिए सोने से पहले और उसको दूर रख के सोइए. एक रिलैक्स्ड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सीधे सो रहे हैं तो आप पतला तकिया ले सकते हैं. अगर करवट से सो रहे हैं तो ऑप्टिमल हाइट का तकिया लेके आप कंफर्टेबली जिस भी पोजीशन में हो पेट के बल सोना अवॉइड करें. करवट पे लेफ्ट और राइट दोनों ही बेटर है. लेफ्ट इज़ कंपैरेटिवली बेटर, बट आप राइट भी सो रहे हैं या थोड़े टाइम के लिए बीच में सीधे भी सो रहे हैं तो ठीक है, पर उल्टा सोना हमारे कमर और गर्दन के लिए दोनों के लिए अच्छा नहीं है. तो एक प्रॉपर तकिया, एक अच्छे मैट्रेस को लेके आनंद करें और स्लीप एंजॉय करें. ओके सर, इंडिया डायबिटीज़ की कैपिटल माने जाने लगा है. नंबर ऑफ केसेस ऑफ कैंसर ट्रमेंडियसली बढ़ते जा रहे हैं. इनफर्टिलिटी पहले इतना नहीं सुनते थे, आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. कुछ तो एक कॉज, क्या रूट कॉज क्या है इन सब चीज़ों का इतना एक्सपोनेंशियली बढ़ने के पीछे? सर ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत टॉपिक है
क्योंकि पहले हम देखा करते थे, आज से 10 साल पहले ही अगर हम देखें तो इंदौर शहर में की हम बात करें तो एक कैंसर हॉस्पिटल हुआ करता था या एक हाथ इनफर्टिलिटी सेंटर शायद अगर होगा तो। और अभी हम देखें तो मैसिव लेवल पे ग्रोथ है, मोर देन 5-6 कैंसर हॉस्पिटल्स हमारे आज की डेट में है फुल स्पेशलिटी के साथ में। बाकी मल्टी स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में तो जो सुविधाएं हैं कैंसर स्पेशलिटी की वो है ही हैं। इसके अलावा केवल कैंसर डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, इसके अलावा इनफर्टिलिटी में भी हर एक एरिया जोन्स में आप डिवाइड करें तो हर एक जोन में इनफर्टिलिटी का तो वो देयर इज अ मैसिव ग्रोथ इनटू दिस काइंड ऑफ डायबिटीज तो बच्चों को होना शुरू हो गई। डेफिनेटली बहुत कम एज में हाइपरटेंशन, डायबिटीज और इस तरह की डिसऑर्डर्स हैं। यस, उसका सर कहीं ना कहीं मैं एक बहुत बड़ा रीज़न समझता हूँ ना, हम होलिस्टिकली अगर बात करें तो ना, अदरवाइज बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंस हैं, पर हम होलिस्टिकली बात करें तो हमारी यूनिवर्सल लॉज या यूनिवर्सल एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की एनर्जीज़ का एक अच्छा समावयन जिसको बोलते हैं, या एक अच्छा सिंक्रोनिसिटी या रिदमिसिटी होना हमेशा ज़रूरी होता है। हम इस यूनिवर्स का पार्ट ही हैं। आप क्या बोल रहे हैं, उनके एक अलग लॉ है, हमारा एक लॉ अलग है? नहीं, अभी हो गया है ऐसा। अच्छा, यूनिवर्सल लॉ तो यूनिवर्सल लॉ है, नेचर का लॉ अपना खुद का ही है ना, तो हम नेचर का पार्ट ही है, हम इस यूनिवर्स का छोटा सा पार्ट। अच्छा, सो हम इस यूनिवर्स का हिस्सा ही है। तो हमारा इस यूनिवर्स का हिस्सा होना तब सही साबित होगा जब हम इस यूनिवर्स के सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। हमारा सिस्टम भी इस यूनिवर्स के सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है। पर अभी के टाइम में हम हमारी लाइफस्टाइल, खाने पीने की, सोने की या बाकी सारी चीज़ों की भी वो हमारी यूनिवर्सल सिस्टम से अलग चल रही है ना। रात में लेट सोते हैं या फिर कुछ भी खा रहे हैं, स्लीपिंग हैबिट्स गलत हैं, गैजेट्स हम लोगों ने इतने सारे हैं, उसकी डिपेंडेंसी है। हम लोग ने जो 5 एलिमेंट्स बोलते हैं उनका डिसबैलेंस जो है वो हमारी बॉडी में हमेशा है। ब्रीथ प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं तो 5 एलिमेंट को आप बहुत अच्छे से डिस्क्राइब, मतलब क्या है ये 5 एलिमेंट्स? डेफिनेटली सी हम 5 एलिमेंट्स से इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ, अगर हम शॉर्ट में डिस्क्राइब करें कि अगर हम 4-5 चीज़ों को ख्याल रखें अपने जीवन में तो हम इस तरीके के एलिमेंट्स से बच सकते हैं। हम 100% अवॉइड हो जाएंगे, यही ट्रीटमेंट है, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा, बट हम कुछ हद तक अगर कुछ हैबिट्स को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करेंगे प्रिवेंशन की तरफ से, तो हम प्रिवेंशन की तरफ डेफिनेटली हेड कर रहे हैं। इट इज़ अ वेलनेस जोन की तरफ हम जा रहे हैं। हम अपने आप को इन यूनिवर्सल सिस्टम्स में सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इस सिस्टम का वापस से पार्ट बन जाएं, हम अलग ना जाएं। बिरादरी से अलग जाएंगे तो परेशानी तो होगी, राइट। सो बिरादरी में वापस से शामिल होने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि हम 4-5 चीज़ें अगर डिस्कस करें तो फर्स्ट इज़ वाटर, है ना, पानी। इन चीज़ों को हम कैसे देखते हैं वो हम अगर समझ रखेंगे कि ये चीज़ हमारी बॉडी में या हमारे सिस्टम को मैनेज करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हम कितना ध्यान दे रहे हैं। सबको पता है पानी पीना चाहिए, है ना, सारी चीज़ें पता है कि कैसा पानी पीना चाहिए, या आजकल वो अलग अलग वो आ गए कि ये एल्कलाइन वाटर है और ये है तो ब्लैक वाटर है, सब लोगों को पता है। पर उस चीज़ को किस तरीके से देखना है, उस चीज़ का इम्पोर्टेंस हमें फील होगा तो हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को लागू कर पाएंगे अपने ऊपर और मैनेज भी कर पाएंगे। सो वाटर, फूड, ब्रीदिंग, सांस लेना, ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग, एक थोड़ा सा और टर्म है बट मैं अभी पास करेंगे ग्राउंडिंग, व्हाट इज दैट ग्राउंडिंग। एंड आई बिलीव ग्राउंडिंग के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड अगर हम समझें, इट इज़ फुट हेल्थ, हमारे फुट पाँव, यस, जो कि सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट है। सो ये चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे, अगर उसके लिए समझ रखेंगे और उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश करेंगे
तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी नॉर्मलाइज होने लगेंगी। एक एक करके समझते हैं थोड़ा बातचीत से बारे में तो सबसे पहले आपने बोला वाटर। मैं एक छोटा सा, मैंने कुछ स्टडी देखी थी, उसमें ऐसा था कि 2 ग्लास वाटर हैं, उससे थोड़ा नेगेटिव इमोशन के साथ देखा, फिर उसकी फोटोग्राफी करी और इसे बड़े ग्रेटिट्यूड के साथ देखा, तो उनके पिक्चर्स में बड़ा डिफरेंस था। फिर उन्होंने काफ़ी स्टडीज़ करी, तो ऐसा होता है एक्चुअली? 100% सर, 100%। वाटर सर, सिंपली अगर अपन समझें, हमारी बॉडी 3/4 वाटर है। यस, वी ऑल नो दिस। सो 3/4 वाटर ही है, तो बाकी सारे एलिमेंट्स तो सेकेंडरी है। 75% मतलब डिस्टिंक्शन मार्क है। 75% हमारी बॉडी जिस एलिमेंट से बनी है उस एलिमेंट पे ही हम ध्यान नहीं दे पाते, तो फिर हमारी बॉडी सीधे कैसे चले? सो बॉडी में 75% वाटर प्रोपोर्शन होने की वजह से उस चीज़ का इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और वाटर हम स्पिरिचुअली देख लें या हम नॉर्मल लेवल पे फिजियोलॉजिकली देख लें, हर एक तरीके से हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इवेंट्स में भी आप समझे, जैसे आपने अभी एफर्मेशन की लिए बात की कि आपने किस तरीके से देखा, उस तरीके से पानी का फोटोग्राफी में चेंज हो गया। रीज़न भी, वाटर हैज़ इमेंस कैपेसिटीज टू वर्ड एनर्जीज। एग्जाम्पल से हम स्पिरिचुअल एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले ऋषि मुनि श्राप देते थे, कैसे देते थे? राइट। सो दैट वाज वाटर। उन्होंने पानी से कुछ बोला और वो एनर्जी वहाँ तक डिलीवर हो गई। सो इट वाज वाटर व्हिच वाज टेकिंग दैट एनर्जी आउट, राइट। सिमिलरली हम वाटर का इंपॉर्टेंस छोटे तरीके से ये समझें कि हम बहुत जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या पीते हैं हम? कोई अगर कोलैप्स हो जाता है हमारी, हम ऐसे ही बैठे हैं, अगर एक जना कोई साथ में बेहोश हो गया तो सबसे पहले क्या होता है? पानी लेके आओ, राइट। या मुंह पे पानी ही डालते हैं, राइट। सो पानी का इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ में पानी ही रिफ्लेक्ट होता है। आप बहुत बड़ी जर्नी करके आए हैं, बहुत थकान फील कर रहे हैं कि बहुत थकाने वाली जर्नी थी, दिन भर सुबह से रात तक आप जर्नी करके आए हैं, आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं, हैवी फील कर रहे हैं, बॉडी ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना बोझ है शरीर पे। तो हमारा एक जो टेक होता है वो होता है एक नहा लेते हैं, एक बात ले लेते हैं अच्छा से। सो क्या वो पानी से नहा लेने से वो जो 2 ग्राम की मैल आपने उतार दी, उससे हमारी बॉडी हल्की हो जाएगी क्या? 2 ग्राम की मैल से, isn't it? But we feel light immediately, right? So what has gone down? So body energetically, mechanically, spiritually, physiologically हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस को हम समझ ही नहीं पाते। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना, प्रॉपरली पानी पीना। जैसे एक मिथ है कि पानी को सिप कर करके थोड़े थोड़े टाइम में पीते रहना चाहिए। खड़े होके बॉटल से नहीं पीना चाहिए, उससे जॉइंट पेन होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इनटेक खड़े होके पानी की अच्छी नहीं है, उसके अलग रीजंस हैं। पर सिप सिप करने का एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि सिप सिप करके पानी, काफ़ी सारे लोग एडवाइस करते हैं कि हर 10-10 मिनट में एक सिप ले लो, अगर आप भूल जाते हो तो रिमाइंडर लगा दो। दैट इज अदरवाइज नॉट अ वाइज टेक्निक ऑफ रिप्लेनिशिंग योर बॉडी विद वाटर। आप अलार्म लगाएं, भले 1 घंटे में लगाएं, 1.5 घंटे में लगाएं, पर आप एक गुड अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करें जितना बॉडी को सेटिस्फाइंग लगाए। वो जो एक 3 लीटर पीना है कि 5 लीटर पीना है कि 15 लीटर पीना है, उसका कोई रूल नहीं है। इट इज़ ऑलवेज टेलर्ड, यू मस्ट फुलफिल द डिमांड ऑफ योर बॉडी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। पर हाँ, सिप सिप करके पीने से हमारी बॉडी क्या रियलाइज़ करेगी, हर 10 मिनट में पानी जा रहा है बॉडी के अंदर, तो बॉडी को लगेगा आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। सो वो उसका आउटपुट उस तरीके से ही स्टार्ट कर देगी। तो आपको बार बार वॉशरूम्स भी उतना फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करेंगे, सो आपकी बॉडी और ज़्यादा डिहाइड्रेट होगी इंस्टेड ऑफ रिहाइड्रेटेड। बड़ी खतरनाक प्रोग्रामिंग है दिमाग के लिए। Yes. So you must listen to that, how body is reacting, and you must work according to the universal laws. इसीलिए वो चीज़ बोला था, राइट। तो पानी जो है वो आप इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप पानी को इम्पोर्टेंटली एफर्मेशन के साथ में पिए, एक राइट अमाउंट ऑफ वाटर पीना चाहिए और बॉडी हीट के अकॉर्डिंग डेफिनेटली रिप्लेनिश होना चाहिए। और अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा है, आप कुछ वर्कआउट कर रहे हैं या आप किसी भी तरीके का ऐसा कुछ काम करें जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपका स्वेटिंग हो रही है, तो साथ में रीमिनरलाइजेशन भी साथ में ज़रूरी है। तो वाटर में आप कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स, इलेक्ट्रॉल या इस तरीके अच्छा आप ले सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर।
अल्कलाइन वाटर आजकल बड़ा रील्स वगैरह आती हैं, उसमें कुकुम्बर क्या होता है वो? वो एक तरीके से बॉडी बैलेंसिंग के लिए ही हेल्प करती है, पर उसके लिए आपको बहुत ही लग्जरी गैजेट्स की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अल्कलाइन वाटर आराम से अपने घर पे बना सकते हैं, और हमेशा अल्कलाइन ही पिएंगे तो ही अच्छा है का वैसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है रूल। बट येस, अल्कलाइन वाटर इज़ डेफिनेटली बेटर देन एसिडिक वाटर इन आवर बॉडी। उसका एक्सेप्टेंस टिश्यू लेवल पे बेटर होता है। अल्कलाइन वाटर में वो वाला कि जिसमें कुकुम्बर डाल लिए, कुछ लीव्स डाल लिए, उसको आप Lemon फ्रेश ले रहे हैं तो अच्छा है, उसको आप दिन भर होल्ड करके ले रहे हैं, इट्स नॉट गुड। ठीक। सेकंड आपने बोला फूड। फूड अगेन इंटीग्रल पार्ट है। फूड को सर एक सदगुरु जो है वो बोलते हैं कि डोंट सी फूड एज अ फ्यूल। फूड इज व्हाट यू ईट विल बी योर बॉडी नेक्स्ट डे, राइट? क्योंकि आपकी हर तरीके की टिश्यू रिपेयर में एनर्जी तो फूड से ही आ रही है। तो आप जो भी खा रहे हैं वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करके उसी को आप हर एक रीजनरेशन के प्रोसेस में हेल्प कर रही है। तो बच्चों के लिए भी या पेरेंट्स को समझाने के लिए भी ये चीज़ बच्चों के लिए अच्छी रहेगी कि आप किस तरीके का फूड खा रहे हैं, उसी तरीके की आपकी बॉडी आगे बनने वाली है। सो अगर आप बर्गर ही रोज़ खा रहे हैं या पिज़्ज़ा ही खा रहे हैं तो आप उसी कैटेगरी में जाने वाले हैं जल्दी। सो इट इज़ बेटर टू हैव द चॉइसेस ऑफ फूड व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर, इन कमिंग डेज, बिकॉज वो ही फूड जो है वो एनर्जेटिकली आपकी बॉडी में काम करेगा और वही रीजनरेशन, नए टिश्यू फॉर्मेशन, और वो उसी तरीके का होगा। तो किस तरीके का फूड आपने खाया है वैसा ही आपको मिलने वाला है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट, एंड फूड हैज़ ऑल्सो बोथ दी साइड्स। इट हैज़ इमोशनल एज वेल एज डेफिनेटली मतलब न्यूट्रिशनल पार्ट। सो न्यूट्रिशनल पार्ट तो डेफिनेटली हमें पता ही है। इमोशनल लेवल को समझने के लिए अगर हम देखें तो बोलते हैं ना, घर का खाना होता है, राइट? वो क्यों होता है? वो इसलिए नहीं क्योंकि हम रोटी सब्जी दाल चावल या जो भी घर का खाना है वो खा के, हम बाहर भी रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे थे, पर घर की रोटी सब्जी दाल चावल और बाहर की रोटी सब्जी दाल चावल में अंतर है। मम्मी के हाथ का खाना। यस। सो जो भी फीमेल्स घर के हैं या जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके इमोशंस उस खाने में जाते हैं। इस वजह से राजसी घराना में होता था ना कि जो रसोइया होते थे वो पारिवारिक लेवल पे वही चलते थे, वो चेंज नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता है कि दे आर सर्विंग एट देयर ऑप्टिमल लेवल। उस तरीके से उनकी फील के साथ में वो चीज़ सर्व कर रहे हैं। तो अगर आपका घर का मेंबर बना रहे तो डेफिनेटली वो फील जाएगा ही जाएगा। अगर आपके घर का मेंबर नहीं बना रहा, कोई और बना रहा है, तो यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट कि वो किस फील के साथ बना रहा है। अगर वो इरिटेटेड बना रहा है, जैसे एक हमारे कल्चर में था कि जब साइकिल्स के टाइप में यूजुअली फीमेल स्टिचिंग में नहीं करते, रीज़न भी इमोशनली वो खुद हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से स्टेबल नहीं है। तो उसमें निगेटिविटी या उस चीज़ में वहाँ वो एनर्जेटिक लेवल पे एक्सचेंज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सो इट इज़ बेटर टू लिसन एंड टेक रेस्ट। सो उस तरीके से फूड को देखा जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर, आज बहुत इंसाइटफुल सेशन रहा। आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, आपकी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ शेयर करी। मुझे लगता है कि कई लोगों को अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने या उसे थोड़ा सा ईज करने में आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलेगा। We always wish. थैंक यू सो मच सर। Thank you very Thank much, you. sir. Thank you.